टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर। मतलब एक कैपेसिटर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा आता कहां से है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कुछ वर्क डन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने उस पर कुछ चार्ज रखा तो उसका कुछ पोटेंशियल बन जाएगा। अब उस पोटेंशियल पे फर्दर चार्ज को स्टोर करने के लिए हम कुछ वर्क डन करेंगे और ये वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी उस कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड कैपेसिटर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर मतलब कुछ भी कंडक्टर उठा लिया वही बन गया कैपेसिटर। ठीक है, तो अब हम लोग को इसको चार्ज करना है, जीरो से क्यू चार्ज तक हमें इसको चार्ज करना है। तो अगर जीरो से क्यू चार्ज तक हमें इसको चार्ज करना है तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और यही वर्क डन इसमें ऐसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझा जाए। तो जब भी हम लोगों को एक लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग एक छोटे से अमाउंट का वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल वर्क डन मिल जाता है। ठीक है, चलिए समझा जाए। मान लीजिए जैसे स्टार्टिंग में इसका पोटेंशियल कोई चार्ज नहीं है तो जीरो होगा। मान लिया मैंने कि हमने इसको कोई बीच का कोई एक पॉइंट मान लेते हैं क्यू डैश। क्यू डैश चार्ज हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। जब क्यू डैश चार्ज हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसका पोटेंशियल भी कुछ हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना पोटेंशियल। मान लिया पोटेंशियल वी डैश हो गया। ठीक है, ये आर मान लिया मैंने, पोटेंशियल कितना हो गया वी डैश। ठीक है, अब अगर हम लोगों को टोटल वर्क डन चाहिए तो अब क्यू डैश चार्ज है इस पे और वी डैश पोटेंशियल है। अगर हमें फर्दर और ज्यादा चार्ज, सपोज दैट कि डी क्यू एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर स्टोर करना है, तब हमें वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, यही वर्क डन करना पड़ेगा ना। और यही वर्क डन जो है उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, चलिए यहां लिखते हैं लेट इनिशियली Q dash charge is given to the conductor. Hence, its potential rises to V dash given by, क्या होगा, V dash इक्वल टू Q dash by C हो जाएगा। यही होता है ना, अगर कैपेसिटेंस C मान ले तो V dash इक्वल टू Q dash by C हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। Now, if further we want to store small charge dq, then work done will be
कितना वर्क डन होगा? स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, यही होगा वर्क डन। वी डैश की वैल्यू कितनी है, पुट कर दिया जाए, क्यू डैश बाई सी। हम इस पे डी क्यू डैश चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, डी क्यू डैश, ध्यान दीजिए, ठीक है, इंटू डी क्यू डैश। अब अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए तो हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें। देयरफॉर फॉर टोटल वर्क डन in storing the charge from 0 to q is given by, इसको इंटीग्रेट कर दे तो मिल जाएगा हम लोगों को, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू हो जाएगा, और जो सी है ये तो कांस्टेंट होता है तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, अंदर इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर के क्यू तक, क्या बचेगा, क्यू डैश डी क्यू डैश। क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जैसे एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, उसी तरह क्यू डैश का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू डैश स्क्वायर बाई टू, जीरो टू क्यू। वैल्यू पुट कर दिया जाए तो वन बाई सी आ जाएगा, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा क्यू स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा जीरो। थोड़ा सा इस साइड हम लिख रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट क्या मिला हम लोग को, W इज इक्वल टू वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी, और यही वर्क डन जो है एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। लिख देते हैं, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, ठीक है, दैट इज U इक्वल टू W इक्वल टू वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी। अच्छा, अगर हम लोग Q की जगह पर CV पुट कर दें, ये भी तो होता है ना, Q इक्वल टू CV, तो अगर Q की जगह CV पुट कर दें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, U इक्वल टू W इक्वल टू आ जाएगा वन बाई टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, तो एक सी कट जाएगा तो बचेगा वन बाई टू सी वी स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक Q के टर्म में है और एक V के टर्म में है। न्यू टॉपिक है हमारा, कॉमन पोटेंशियल, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी लॉस व्हेन टू कंडक्टर कनेक्टेड। यहाँ पर तीन टॉपिक है, ठीक है, एक एक करके उसको देखेंगे। सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल,
मान लेते हैं यहाँ पे दो कंडक्टर, ठीक है। एक का चार्ज Q1 है, चार्ज Q1 है और पोटेंशियल V1 है। दूसरे का चार्ज Q2 है और पोटेंशियल V2 है। ये मेंशन कर दिया गया है कि Q1 इज ग्रेटर देन, Q1 ना बोलते हैं V1, V1 इज ग्रेटर देन V2, मतलब फर्स्ट वाले का पोटेंशियल ज्यादा है। इसको कंडक्टर ए लिख देते हैं, इसको कंडक्टर बी लिख देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग पहले समझ लो कि जो ए है इसका पोटेंशियल V1 है, चार्ज Q1 है और कैपेसिटेंस को C1 मान लेते हैं और इसका कैपेसिटेंस को C2 मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। अगर हम लोग इसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो हम जानते हैं कि चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि चार्ज जो है वो इस तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ स्टार्ट हो जाता है और ये फ्लो तब तक बना रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वाटर का फ्लो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होता है और तब तक होता रहता है जब तक दोनों लेवल इक्वल ना हो जाए। In the same way, when two conductors of different potentials are connected by the conducting wire, then the charge will start flow from higher potential towards the lower potential till the both the conductor acquires the same potential, and when they acquire same potential, then the flow of charge will stop and the common potential acquired by the both is called the common potential। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप लोग हीट में भी पढ़े थे कि जब एक हायर टेम्परेचर बॉडी को लोअर टेम्परेचर बॉडी के साथ रखा जाता है तो हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ स्टार्ट हो जाता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो उसी तरीके से ये भी है। तो चलिए मान लेते हैं कि कुछ देर के बाद इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो कुछ चार्ज जो है वो Q1 से Q2 मतलब बॉडी ए से बॉडी बी में चला गया होगा। तो Q1 में अब जो नया चार्ज बचा हुआ है वो है Q1 डैश और Q2 में अब जो चार्ज बढ़ करके हो गया है नया फाइनल चार्ज वो है Q2 डैश। जो पोटेंशियल है वो दोनों का सेम हो चुका है तो इसलिए दोनों में V लिख देंगे एंड V इज द कॉमन पोटेंशियल और कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगा C1 और C2 क्योंकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गई हमारी। अब चलिए हमें यही कॉमन पोटेंशियल V को कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हियर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, होता है ना। हियर फॉर बॉडी A एंड B, बिफोर कनेक्शन, यानी कि आप बोल सकते हो कि बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
क्या होगा, Q1 इक्वल टू C1V1 होगा एंड Q2 इक्वल टू C2V2. Okay, now after distribution of charge, मतलब जब कनेक्शन कर दिया गया है तब आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, कॉमन हो गया है, तो इस लिखेंगे कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू, जैसे क्या होना चाहिए, Q इक्वल टू CV है तो V इक्वल टू Q बाई C होना चाहिए, यानी कि चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो वही लिखेंगे हम, कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल V है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 एंड टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो C1 प्लस C2। Q1 की वैल्यू कितनी है C1V1, Q2 की वैल्यू कितनी है C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ कि पहले चार्ज Q1 था, बाद में चार्ज Q1 डैश हो गया, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ए, बॉडी ए से कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, डेल्टा Q इक्वल टू फाइनल वैल्यू। अच्छा, इसका चार्ज तो कम हुआ है ना, ठीक है, मतलब पहले चार्ज ज्यादा था और इसमें से चला गया है तो कम हो गया है, तो दोनों का डिफरेंस, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस हमारा आंसर होगा। तो हमारा इनिशियली कितना था Q1 और बाद में कितना हो गया Q1 डैश, यही होगा हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी ए। Q1 की वैल्यू कितनी होती है C1V1, Q1 डैश की वैल्यू कितनी होगी, Q1 डैश चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो जब Q1 डैश हुआ था तब तो पोटेंशियल V हो गया था ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर V लिखे हैं। ठीक है, अब मन करे आपको तो आप यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर सकते हैं, मन क्या है मतलब पुट करना पड़ेगा। C1V1 माइनस C1, क्या है V की वैल्यू, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। C1 प्लस C2 का मैंने एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ पर C1V1 में C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके अपॉन 1 मान लेंगे हम लोग, माइनस C1
C1V1 प्लस C2V2, ठीक है। बस और किया जाए मल्टीप्लाई वगैरह, C1 प्लस C2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2V1, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2V2। देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों में C1 C2 है, इन C1 C2 को हम किनारे ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा V1 माइनस V2, और यहाँ नीचे क्या बचेगा C1 प्लस C2। मन करे तो आप इसको और सुंदर लगेगा, अगर चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ है बॉडी ए से बॉडी बी में, और अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दिस इज अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज गेन बाय द बॉडी बी, ठीक है। चार्ज लॉस्ट बाय द बॉडी ए शुड बी इक्वल टू द चार्ज गेन्ड बाय द बॉडी बी, ठीक है। तो इतना ही चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्ड, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए इसको क्या जाए, मतलब इसमें ये बोला गया है कि एनर्जी में लॉस कैलकुलेट करिए जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एनर्जी में लॉस का क्या मतलब है कि पहले एनर्जी ज्यादा होगी बाद में कम हो गई होगी, ठीक है, तो उसी से लॉस निकालेंगे हम लोग। तो लॉस कैसे निकले, मान लीजिए पहले कुछ एनर्जी थी बाद में कुछ और हो गई, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लॉस हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी हम लिख सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी डेल यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, इनिशियल एनर्जी डिफरेंस फाइनल एनर्जी, यही होना चाहिए, इनिशियल एनर्जी डिफरेंस फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियली तो दोनों अलग अलग थे, तो दोनों की अलग अलग एनर्जी कितनी होगी, 1/2 C1V1 स्क्वायर पहले वाले की एनर्जी होगी, प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर दूसरी वाले की एनर्जी होगी, माइनस। अब फाइनल एनर्जी पे आ जाइए, तो फाइनली क्या हुआ है कि दोनों कंबाइन हो गए हैं, तो जब कंबाइन हो गए हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू कैपेसिटेंस, मतलब कंबाइंड कैपेसिटेंस, इनटू पोटेंशियल का स्क्वायर, तो कंबाइंड पोटेंशियल मतलब कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। देखिए सब में 1/2 है तो इसको हम किनारे पर रख लेते हैं, ठीक है, और सारी चीजों को पुट करके कैलकुलेट करते हैं। यहाँ है C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 C2, V का फॉर्मूला पुट कर दीजिए तो क्या था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन इतने का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। देखिए एक टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा पावर से, क्या बचेगा 1/2, साथ ही साथ हम एलसीएम ले ले रहे हैं,
C1 प्लस C2 का एलसीएम हम ले रहे हैं, ये C1 प्लस C2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ब्रेक कर देते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। जगह C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, इतना बचेगा। अब जब आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, अब उतने कैलकुलेशन में हम नहीं जा रहे हैं, जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो बचेगा वो हम आपके लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। या मल्टीप्लाई कर दूं जल्दी से, चलिए करते हैं जल्दी से मल्टीप्लाई। पहले C1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर ये आएगा यहाँ पे प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। यहाँ माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, अपॉन C1 प्लस C2। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला टर्म और ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो फटाक से लिखा जाए 1/2। देखिए C1 C2 सब में है तो C1 C2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो आएगा C1 C2 और नीचे तो ये है ही C1 प्लस C2, और यहां से बच जाएगा आपका V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, या नेक्स्ट पेज पे लिख दें या यहीं लिख दें, यहीं लिख दें क्या जल्दी से छोटा सा। चलिए यहीं लिख देते हैं दूसरे कलर से। यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, डेल यू इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये फॉर्मूला है a माइनस बी का, मतलब V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये चीज हमारा बचेगा और यही हमारा लॉस इन एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता चला कि ये लॉस इन एनर्जी है, तो इसके भी पीछे एक रीजन है। देखो, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आई, इसका मतलब कि U की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो देखो C1 1/2 पॉजिटिव है, कैपेसिटेंस पॉजिटिव होता, निगेटिव नहीं होता। और जो थर्ड वो वाला जो है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये चूंकि होल स्क्वायर है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये इस बात को प्रूफ करता है कि इनिशियल एनर्जी वाज ग्रेटर देन द फाइनल एनर्जी। तो अगर इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ है। और ये एनर्जी का लॉस किस फॉर्म में होता है, तो एक्चुअल में ये लॉस जो है वो स्पार्किंग के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे हम लोग किसी चीज को कनेक्ट करते हैं तो साउंड आता है, स्पार्किंग क्रिएट होती है, लाइटनिंग क्रिएट होती है, तो उसी के फॉर्म में ये लॉस क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे आज खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे।